नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यह आधुनिक भारत के इतिहास की प्रथम वीडियो है और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक भारत के इतिहास पर और भी वीडियो आएगी। तो दोस्तों देखिए, महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि संसार में सबसे मूल्यवान क्या है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि समय। तो बिना समय बर्बाद किए देखते हैं इस वीडियो का प्रथम प्रश्न, जो कि स्वयं भी बहुत मूल्यवान है। एवं पहला प्रश्न यह है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और इससे जुड़ा हुआ तथ्य और भी देख सकते हैं दोस्तों कि उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड पार्मस्टन। लॉर्ड पार्मस्टन। और 1857 के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह दूती। बहादुर शाह दूती। और यह भी क्वेश्चन एक है, मतलब तथ्य है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो दिल्ली में जब विद्रोह हो रहा था उस समय, तो दिल्ली में उस समय शायर जो हैं गालिब, वो उपस्थित थे। और एक अन्य महत्वपूर्ण शायर थे जहीर देहलवी। जहीर देहलवी वो भी उपस्थित थे वहाँ पर, मतलब थे, मौजूद थे। और उनकी एक किताब है जिसका नाम है दास्तान ए गदर। दास्तान ए गदर किसने लिखा है, तो जहीर देहलवी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि इसको सुमेलित करना है। इस वीडियो में 1857 और उसके आसपास के ही क्वेश्चन है अधिकतर। अगला क्वेश्चन यह है कि इस शहर का नाम दिया है और उस शहर में कौन विद्रोह का नेतृत्व किया है, यह है, इसको सुमेलित करना है। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, यह सही है, क्योंकि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। और इन्होंने अपने 8 वर्षीय पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था और नेतृत्व किया था विद्रोह का। दूसरा है कि मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली, बी, यह भी सही है। तीसरा है कि फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, यह भी सही है। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने ही किया था। और इन पर दोस्तों 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 50,000 का इनाम घोषित हो गया था इनके ऊपर। और इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इन्होंने ब्रिटिश सेनापति कैंपवेल को 2 बार पराजित किया था। लास्ट में डी, दिल्ली शेर खान, यह गलत है। तो आंसर हो जाएगा यही डी, दिल्ली शेर खान। क्योंकि दिल्ली में जो मतलब मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह दूती, यही नेतृत्व किए थे। और चूंकि इनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी तो इनके एक सेनापति थे जफर बख्श, वो भी नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने कहा था साम्राज्यों का ह्रास एवं पतन चर्बीयुक्त कारतूसों के कारण नहीं होता, बल्कि इस प्रकार का परिणाम पर्याप्त कारणों के संचित हो जाने से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेंजामिन डिजरायली। ए, बेंजामिन डिजरायली। और बेंजामिन डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा था इन्होंने। और ये ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी थी जो वहाँ की ब्रिटेन की, उसके सांसद थे। और ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने ब्रिटिश संसद में ही दिया था। और यही लॉर्ड कॉर्नवालिस पे एक वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द। अगला दोस्तों है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा डी, वाराणसी। आंसर हो जाएगा डी, वाराणसी। और इनकी शादी
झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव से हुई थी। और 1857 के विद्रोह में यह लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हो गई थी। और ब्रिटिश सेना का उस समय नेतृत्व कर रहा था ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत एकमात्र मर्द थी। तो स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है, कभी पूछ सकता है कि किसने कहा था। आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि अगर पूछे तो ग्वालियर में है उनकी, और जन्म वाराणसी में हुआ था। शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। और मेरठ से संबंधित, हाँ दोस्तों, अगर 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी यह पूछे तो आंसर मेरठ हो जाएगा, क्योंकि मेरठ में ही 10 मई 1857 को 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ही डेट याद रखना है, 10-12, उसमें से एक ही है कि कब शुरुआत हुई थी आंदोलन की, इसे ध्यान रखना है। और बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है, तो ए मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 यह सही है। बी संथाल विद्रोह 1855-1856 यह भी सही है। सी कूका विद्रोह 1860-1870 यह भी सही है। कूका आंदोलन 1860-1870 यह भी सही है। डी कोल विद्रोह 1810 से 1820 यह गलत है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों कि मुंडा विद्रोह जो है 1893 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था, और उसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। और बिरसा मुंडा को उल्गुलान यानी कि महान हलचल भी कहा जाता है। और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, यह सही है। और कहाँ हुआ था अगर पूछ दे तो भागलपुर से राजमहल के बीच में हुआ था। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता थे सिद्धू एवं कानू। और अंग्रेज मेजर बारो ने संथाल विद्रोह को दबाया था। कूका आंदोलन देख लेते हैं दोस्तों कि कूका आंदोलन एक पंजाब में चला था। किसने चलाया था तो भगत जवाहर मल। और भगत जवाहर मल को सियान साहब भी कहा जाता था। और कूका आंदोलन किस लिए चलाया गया था तो सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए। और कूका आंदोलन को बाद में राम सिंह कूका ने भी नेतृत्व प्रदान किया। और कोल विद्रोह देखिए रांची, सिंहभूमि और हजारीबाग जिलों में हुआ था। और इसका समय 1829 से 1848 के बीच में छुटपुट हो रहा था। तो मोटा 1829 से 1848 के बीच में हुआ था। और इसमें दो मुख्य किरदार हैं, बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण। तो कोल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो दोस्तों जो भी मतलब किताबों में है उनको आप जीवन में अप्लाई कर देना है। जो भी चीज़ हम देखते हैं उससे पढ़े हुए को अप्लाई कर देना है, तो चीज़ें याद हो जाएंगी आसानी से। तो जब भी हम समाचार पत्र पढ़ें तो दिमाग में आना चाहिए था कि भारत में समाचार पत्र पहला कौन छपा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए द बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, आंसर हो जाएगा ए बंगाल गजट। और इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। और किसने किया था तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस सेंसरशिप किसने सर्वप्रथम लागू किया, तो आंसर हो जाएगा ए बेलेजली। क्योंकि बेलेजली ने ही सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम लाया,
जिसके अनुसार समाचार पत्रों पर अब संपादक, उसके मुद्रक एवं उसके मालिक का नाम लिखना अनिवार्य हो गया, पहले लिखना अनिवार्य नहीं था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये है अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, यह सही है क्योंकि इन्होंने इसे निकाला था। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष, ये दोनों भाई थे और इन्होंने निकाला था। दूसरा है कि लीडर पत्रिका मदन मोहन मालवीय, लीडर पत्र मदन मोहन मालवीय, यह भी सही है। तीसरा सी है कि कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू, यह भी सही है। डी है कि इंडिपेंडेंट तिलक, यह गलत है। इंडिपेंडेंट तिलक यह गलत है। और क्योंकि इंडिपेंडेंट को मोतीलाल नेहरू ने निकाला था। और तिलक ने देखिए दो पत्र निकाला था, एक तो अंग्रेजी भाषा में मराठा और दूसरा मराठी भाषा में केसरी, यह भी ध्यान रखना है। और जवाहरलाल नेहरू ने भी दो पत्र निकाला था, एक तो कौमी आवाज़, दूसरा था द नेशनल हेराल्ड, इन दोनों को जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि 1857, यहाँ मिस प्रिंट है दोस्तों, 1857 होगा। तो 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा ए, पील आयोग। आंसर हो जाएगा ए, पील आयोग। तो इसमें पील आयोग की सिफारिश पर जो ब्रिटिश सेना थी तो उसमें भारतीय लोगों की संख्या कम कर दी गई। ब्रिटिश सेना में भारतीय लोगों की संख्या कम कर दी गई एवं ब्रिटिश लोगों की संख्या बढ़ा दी गई। ब्रिटिश लोगों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सही सुमेलित नहीं है। बी.डी. सावरकर, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, यह सही है। बी है मजूमदार, इनका भी सही है। तीसरा है एस.एस. सेन 1857, यह भी सही है कि एस.एस. सेन ने 1857 इनकी बुक का नाम है, यह भी सही है। और डी द ग्रेट रिबेलियन, यह गलत है। ग्रेट रिबेलियन गलत है, तिलक का नहीं है। और दोस्तों यह ध्यान रखना है कथन कि जो 1857 का विद्रोह था उसको स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा था। तो आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। दूसरा है कि मजूमदार का कथन भी इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। मजूमदार का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका कथन यह है कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय एवं न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय एवं न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि 1857 के सरकारी इतिहास कौन थे। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहास कौन थे। तो आंसर हो जाएगा सी, एस.एस. सेन। और एस.एस. सेन की बुक का क्या नाम है। तो 1857 ही उनकी बुक का नाम है। और एस.एस. सेन 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार हैं। और द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखा है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखा है। और अशोक मेहता 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहते हैं। तो अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया।
किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? तो आंसर हो जाएगा बी, सर आयर कूट। बी, सर आयर कूट। देखिए दोस्तों, अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 और 1784 के बीच में हुआ था, यानी कि 4 साल चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 1784 के बीच चला, 4 साल। इसमें कई युद्ध हुए थे। तो एक युद्ध हुआ था 1781 ईस्वी में, पोर्टोनोवा का युद्ध। 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली पराजित हो गया था और इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहा था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ही कुछ समय के बाद हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो फिर उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। और इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन ये है उसी से कि किस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों एवं उनके सहयोगियों को देना पड़ा? अंग्रेजों एवं उनके सहयोगियों को देना पड़ा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। और यह कब हुई थी यह भी ध्यान रखना है। तो आंसर इस कब हुई थी तो यह भी ध्यान रखना है। तो 1792 ईस्वी में हुई थी। 1792 ईस्वी में हुई थी। और इस संधि के द्वारा टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए ब्रिटिश को देना था। और यह भी शर्त इसमें रखी गई कि टीपू अगर 3 करोड़ रुपए नहीं देते हैं तब तक के लिए उनके 2 पुत्र ब्रिटिश के यहाँ बंधक रखे गए थे। ब्रिटिश के यहाँ बंधक रखे गए थे। तो देख लीजिए दोस्तों, आए थे व्यापारी बन के और बन गए शासक यहाँ के। और इसका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी समझ लेते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 यानी कि 2 साल चला था ये। और इसमें अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निज़ाम, अंग्रेज, मराठा एवं हैदराबाद के निज़ाम एक तरफ थे, दूसरे तरफ बेचारा टीपू अकेले था। और यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत के इतिहास में कुछ ही ऐसे राजा हुए हैं जो युद्ध लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो उसमें टीपू सुल्तान भी है। और तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वो युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, लेकिन बैकग्राउंड को समझ लीजिए। विवाद है इसमें कि मछलीपट्टनम या सूरत में। तो इसका बैकग्राउंड यह है कि 1608 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन जो पुर्तगाली भी उस समय तक इंडिया में आ गए थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जहांगीर को अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काया। तो बाद में 1608 में अनुमति दे दिया था कारखाना बनाने की, लेकिन बाद में अनुमति रोक दिया। तो काम काफ़ी हो चुका था। इसी बीच 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम वाला कारखाना अंग्रेज़ों का बन के तैयार हो गया। तो कई किताबों में मछलीपट्टनम लिखा है और कई किताबों में सूरत। तो संभवतः एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं देगा क्योंकि विवादित हो जाएगा। तो अभी चूँकि 1618 में अनुमति मिली थी सूरत वाले कारखाना को, इसलिए आंसर सूरत ही होना चाहिए, क्योंकि अनुमति 1608 में मिल गई थी उसको और बन भी गया था काफ़ी। और मछलीपट्टनम जो है दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों का प्रथम कारखाना था, ऐसा अनेक किताबों में लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटिश सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, अजमेर में। और कब मिला? तो 1616 ईस्वी में। और वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में जहांगीर से आगरा में मिला था। और
जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने फारसी में ही बात की थी और कैप्टन हॉकिंस को ही 1608 में सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था 1608 ईस्वी में। तो यह देखते हैं क्वेश्चन कि ब्रिटिश सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला था। आंसर हो जाएगा बी, अजमेर में मिला था। कब मिला था? तो 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, कोच्चिन। कोच्चिन यानी कि केरल के कोच्चिन में इसकी मृत्यु हुई थी और वहीं उसको दफना भी दिया गया, कोच्चिन में उसको दफना दिया गया था और बाद में उसको उसके देश पुर्तगाल लाया गया और वहाँ उसको टैगस नदी के किनारे लिस्बन में टैगस नदी के किनारे दफनाया गया। और वास्को डी गामा दोस्तों एक आध दो फैक्ट और देख लेते हैं कि ये 1498 ईस्वी में कालीकट आया। कालीकट यानी केरल आया। तो जो केरल का शासक था उस समय का जमोरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और किंतु वहाँ जो अरब के व्यापारी बसे थे केरल में, उन्होंने विरोध किया था। और यह स्वाभाविक है क्योंकि एक खुद व्यापारी थे, एक और व्यापारी आ गए थे, तो विरोध करना स्वाभाविक था। और वास्को डी गामा केरल यानी कि कालीकट पहुंचा तो उसमें एक उसका मार्गदर्शक था, क्योंकि उसको यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं क्योंकि पहली बार आ रहा था। तो गुजराती मार्गदर्शक अब्दुल मजीद उसके साथ था। और यही है। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है दोस्तों कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क के संदर्भ में भी कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और दोस्तों देखिए, गोवा लास्ट में आज़ाद हुआ, मतलब शायद 1964 में मुक्त हुआ सैनिक कार्रवाई के द्वारा। तो अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और अल्बुकर्क ने ही यह एक नीति अपनाई थी कि पुर्तगाली जो पुरुष हैं वो भारतीय महिलाओं से शादी करें, ऐसा इसने प्रोत्साहन दिया ताकि पुर्तगालियों की संख्या बढ़ सके, क्योंकि वो अपना प्रभाव जमाना चाहता था। और इससे संबंधित एक फैक्ट और यह भी है कि अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से एक अनुरोध किया था, मतलब एक निवेदन किया था कि भटकल में एक किले के निर्माण की अनुमति मांगी थी। तो कृष्णदेवराय ने अनुमति दे दी थी भटकल में। तो भटकल में एक किला भी बनाया इसने, अल्बुकर्क ने। और भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा बी, अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किसे स्वर्ग से उतरा सेनानायक कहा जाता है? क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड क्लाइव। और क्लाइव के संबंध में कई लोगों ने कई बातें कही हैं, क्योंकि वह सेना में क्लर्क था लेकिन बंगाल का गवर्नर बन गया अपनी अर्जित उपलब्धियों के कारण या अपनी मतलब शक्ति के कारण, अपनी योग्यता के कारण। साधारण क्लर्क से बंगाल का गवर्नर जनरल, इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय के अनेक लोगों ने उसके बारे में कहा है। तो उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। 5-6 स्टेटमेंट हैं कि एक तो यही होगा कि किसे स्वर्ग से उतरा सेनानायक कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड क्लाइव। और बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा है। पर्सियल स्पीयर ने भविष्य का अग्रदूत कहा है। और के.एम. पनिक्कर जो भारतीय इतिहासकार हैं, इन्होंने क्लाइव के काल को डाकुओं का राज कहा है। और चौथा यह कि
मैकाले, जो अपना मैकाले था, तो मैकाले ने क्लाइव के बारे में कहा है कि हमारे टापू ने शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध एवं विचार विमर्श में क्लाइव से बेहतर हो। और स्मिथ ने क्लाइव के बारे में कहा है कि यह मानव जाति का नेता था। मानव जाति का नेता था कौन? क्लाइव। किसने कहा है? स्मिथ ने। क्लाइव के संबंध में और कई चीज़ें अगले वीडियो में दोस्तों। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के हितों के लिए एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ ट्रेड। सोसाइटी ऑफ ट्रेड। और इस संस्था को भारत में नमक, सुपारी एवं तंबाकू के व्यापार का अधिकार दे दिया गया। यानी कि इन 3 चीज़ों पर केवल अंग्रेज ही मतलब व्यापार कर सकते हैं, भारतीय लोग इनका व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? तो आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्वैत शासन समझना है और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और इसी कन्फ्यूजन को अभी दूर कर लेते हैं। द्वैत का मतलब होता है दो। द्वैत का मतलब दो होता है, शासन मतलब शासन, तो दो शासन। तो दोस्तों हुआ यह था कि बक्सर के युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और यह संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। 12 अगस्त 1765 को हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम के बीच। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम के बीच हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में। तो इसमें बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी यानी कि कर वसूलने का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया। और वहाँ का जो प्रशासन था वो तो वहाँ के नवाब को ही देखना था, बंगाल के नवाब को प्रशासन देखना था, लेकिन कर वसूलने का अधिकार अब मिल गया अंग्रेज़ों को। तो कर वसूलते थे अंग्रेज और प्रशासन देखता था नवाब। तो इस चूँकि 2 व्यवस्था हो गई इसलिए इसे द्वैत शासन कहा जाता है और इससे आगे भी देखेंगे और कुछ जो होगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटिश काल में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा ये बिहार में था ब्रिटिश काल में अफीम का उत्पादन। अभी भी गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है और इंडिया में शायद एकमात्र है, एक आध और होंगी। अगला क्वेश्चन कि दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया? किसने अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित 4-5 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि किसने आरंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया? 1793 में। और ब्रिटिश भारत के कितने % क्षेत्रफल पर यह लागू थी? तो 19% पर यह लागू था। और कहाँ था? तो 5 क्षेत्र थे ब्रिटिश भारत के जो उस समय का था, उसमें 5 क्षेत्रों में लागू थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी, यूपी का वाराणसी जिला और उत्तरी कर्नाटक, इन 5 जगहों पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था और कॉर्नवालिस ने इसका लागू किया था। कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में ही हुई थी और गाजीपुर में ही इसको दफनाया गया है। 1805 में संभवतः मृत्यु हुई थी इसकी और वहीं इसको दफनाया गया है। कॉर्नवालिस को दोस्तों एक अलग से वीडियो लाऊंगा डिटेल में। और अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इसका जन्म हुआ था ब्रिटेन में और जो अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानी जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो जब आज़ादी उन्हें मिली तो अंग्रेज हारे, तो अंग्रेज सेनानायक कॉर्नवालिस ही था। यानी अमेरिका में जब अंग्रेज हारे और वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जीते तो कॉर्नवालिस ने ही आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद फिर इंडिया आ गया और इंडिया में गाजीपुर में इसका मकबरा है। और दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में 2 बातें और महत्वपूर्ण है कि इस व्यवस्था में जो जमींदार थे उनको जो लगान वसूलते थे किसानों से, तो उसका 10 या 11% अपने पास रखना था और बाकी
89 या 90% सरकार को दे देना पड़ता था। और एक बात और थी कि अस्थाई बंदोबस्त में सूर्यास्त कानून था, एक सूर्यास्त कानून था कि यानी कि एक डेट फिक्स कर दी जाती थी कि फला तारीख के सूर्यास्त तक यदि लगान नहीं दिया तो जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। यह कानून था, इसको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मॉडर्न इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आते हैं और देखें ये आप सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है, तो आगे से ध्यान रखूँगा कि ज़्यादा लंबी ना हो। और दोस्तों बहुत से दोस्त फ़ोन करते हैं कि भैया बहुत दुख है, क्या करूं, कैसे पढ़ूं, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो दोस्तों मैं वही बोल सकता हूं जो मैं खुद करता हूं, और मेरा सिद्धांत यह है दोस्तों, मेरी पॉलिसी है, मेरा जीवन दर्शन यह है कि जितना मेरे आँख से पानी गिरेगा उतना मेरे पेन से स्याही गिरेगी। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जितना दुख है आप खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और आप भी इस सिद्धांत को अपना लीजिए कि जितना आँख से पानी गिरेगा उतना ही अधिक मेरे पेन से स्याही गिरेगी। खूब पढ़िए, हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।